सड़क पर हाँफते हुए 16 साल की कंगना लाल सुर्ख साड़ी में दौड़ी चली जा रही है। अपने एक हाथ से आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए एक बड़े से बंगले के मालिक को बाहर से ही कांपती आवाज़ में पूछा, अंकल, यहाँ रहने वाले किराएदार अब वापस लौटे या नहीं? पता नहीं बेटी, उन्होंने अपने लड़के का एडमिशन वहीं के कॉलेज में करवा दिया। शायद अब वो नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले ही उनके गांव से एक आदमी आया था, उसने बताया। तुम्हें कोई ज़रूरी काम था क्या? मेरे पास तो उनका कोई नंबर भी नहीं है इतने सालों बाद। बेटी, तुम हर साल उनके बारे में पूछने यहाँ दौड़ी हुई आती हो, लेकिन एक बार भी बताया नहीं। उनसे रिश्ता क्या था? कोई करीबी रिश्तेदार थे क्या? कंगना के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आज भी उसकी उम्मीद एकदम टूट गई। बिना कुछ कहे ही हताश बेसुध हालत में बिना जवाब दिए ही चल पड़ी। उसे जाता देख उस बंगले का मालिक मन ही मन सोचने लगा, ना जाने इस बच्ची का उन लोगों से कैसा रिश्ता था। हर साल उन्हें पूछने यहाँ ज़रूर आती है और इसके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं लगता। जब भी इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, बिना कुछ कहे गुमसुम हालत में वापस लौट जाती है। सामने मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर कंगना धीमे धीमे कदमों से मंदिर में पहुँची। एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगी। क्यों बप्पा, क्यों? मेरी ही ज़िंदगी में सारी दुनिया के दुख दर्द भर दिए आपने। क्यों मुझे आदित्य से मिलाया, जब हम दोनों का साथ छूटना ही था तो? बचपन से लेकर आज तक उसका हर पल इंतज़ार करती हूँ, लेकिन शायद वो मुझे भूल गया। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया क्योंकि मैंने उनके घर जन्म लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी। शुरू से ही मुझे एक मुजरिम की तरह देखा गया। तब मैं कुछ समझ पाने की उम्र में नहीं थी, लेकिन आज, कहकर कंगना हाथों से चेहरे को ढककर रोने लगती है। आज मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लेना ही होगा, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और शायद इस कैद खाने से छुटकारा भी मिल पाए। बस बप्पा, आपका आशीर्वाद बनाए रखना, कहते हुए हाथ जोड़कर वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद कंगना के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें उससे दुगनी उम्र का आदमी मुस्कुराता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ना चाहते हुए भी कंगना उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी कंगना खिड़की से आती तेज हवा में अपने खूबसूरत अतीत को याद कर आंसू बहाए जा रही थी। इस भीड़ भरी दुनिया में अपना कहने के लिए उसके पास सब थे, माँ बाप, दो भाई, लेकिन सिर्फ उसे हर पल बंदिशें लगाने के लिए। कभी उसकी खुशियाँ किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं, केवल आदित्य के अलावा। और शायद यही वजह थी कि जिससे कंगना को अपना घर छोड़कर अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करनी पड़ रही थी। उसे नहीं पता आने वाले दिनों में उसके जीवन में क्या मोड़ आएंगे, क्योंकि वह अपने आज से भागना चाहती है। उसकी खुशियाँ तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाले आदित्य के साथ ही चली गई थी। अब तक की छोटी सी जिंदगी में इतने दर्द मिले हैं कि उसका दिल मोम से पत्थर का बन चुका है। फिर भी दिल में एक उम्मीद थी, वो भी आज जगदीश से शादी करके ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी हमारी नायिका कंगना, जिसकी ज़िंदगी के एक पहलू को आपसे परिचित करवाया। ये यहाँ तक कैसे पहुँची और आगे उसे खुशियाँ मिलेंगी या एक इससे भी भयानक ज़िंदगी, आइए जानते हैं। कंगना आज भी आंखें बंद करती है तो आदित्य के साथ बचपन की हर अटखेलियाँ उसकी नज़रों के सामने तैर जाती हैं, मानो सारा बचपन उसके सामने नाच नाच कर उसे चिढ़ा रहा हो। जिससे शादी करने वाली थी जगदीश, जो कि उसके पास बैठा था, लेकिन कंगना तो आज भी अपने आसपास आदित्य की चुलबुली मस्तियों को महसूस करती थी। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से कंगना उसका आज भी बेसब्री से इंतज़ार करती थी। खिड़की से आती हल्की हल्की फुहार उसके चेहरे को जैसे बारिश के पानी में भिगोकर कागज की बचपन की कश्तियों में डूब रही हो कंगना। ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाए फिर मुझे वो बचपन का पहर। मन ही मन कंगना धीरे धीरे बचपन की गलियों में गुम होती जा रही थी। बचपन की मीठी यादें। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर आकर बैठ गए, लेकिन कंगना, जो कि 6वीं क्लास की छात्रा थी, बार बार पीछे मुड़कर लड़कों की कतार को बहुत ही बेचैनी के साथ देख रही थी।
उसी स्कूल की नम्रता मैडम ने उसके सर पर थपकी मारकर कहा, प्रार्थना में ध्यान लगाओ, पीछे मुड़कर क्या देख रही हो। कंगना चुपचाप उदास होकर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद स्कूल गेट पर चपरासी से बहस करते आदित्य को देखकर क्लास टीचर नम्रता मैडम मुस्कुराती हुई उसके पास जाकर बोली, आदित्य तुम हर रोज लेट खुद आते हो और बेचारे रघु को परेशान करते हो। मैडम जी बस एक बार रघु काका से गेट खुलवा दीजिए ना, कल पक्का वक्त पर आ जाऊंगा। आदित्य ने चेहरे पर मासूमियत लाकर कहा, नहीं आदित्य, आज तुम्हें वापस घर जाना होगा। ये रोज रोज देर से आना और रघु को गेट खोलने के लिए तंग करना अब नहीं चलेगा। नम्रता मैडम ने त्योरियां चढ़ाकर कड़क आवाज में कहा। आदित्य घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर फिर बोला, मैडम जी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मुझे घर के कामों में उनकी मदद करनी पड़ती है। आदित्य की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। पढ़ाई में हर साल अव्वल आने वाले बच्चे अक्सर गुरुजनों के चहेते होते हैं। ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। नम्रता ने रघु को गेट का ताला खोलने का इशारा करते हुए कहा। चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, नम्रता ने प्रार्थना स्थल की तरफ हाथ करते हुए कहा, जहाँ सभी बच्चों को कक्षाओं में भेजा जा रहा था। आदित्य के सहपाठी उसको देखकर दबी हंसी हंसते हुए क्लासेस में जा रहे थे, लेकिन कंगना बेचैनी से एकटक आदित्य को देख रही थी। क्लासेस शुरू हो चुकी थी, लेकिन कंगना तो अभी भी खिड़की में नजरें गड़ाए गुमसुम सी आदित्य को देख रही थी। आदित्य को पूरे एक पीरियड बाहर ही खड़ा रहना था। अपनी पढ़ाई का नुकसान होते देख आदित्य भी बहुत परेशान था। एक पीरियड के बाद आदित्य क्लास में आते ही अपने सहपाठियों पर बरस पड़ा। पूरी कक्षा में आदित्य का बहुत ज़्यादा रौब था, क्योंकि सबसे ज़्यादा होनहार छात्र होने की वजह से जब भी फ्री पीरियड आता आदित्य ही क्लास को मॉनिटर की हैसियत से संभालता। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कंगना पर पड़ी, गुस्से वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। कंगना और आदित्य में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बचपने को अच्छे से समझते थे। कंगना के मम्मी पापा बहुत पैसे वाले थे, लेकिन कंगना उनको एक नज़र नहीं भाती थी। कंगना के पापा का मानना था कि कंगना के जन्मते ही इसकी माँ उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पति की नफरत बेटी के लिए बरकरार रहे, इसलिए कंगना की सौतेली माँ भी अपनी भड़ास निकालती रहती। यूं कहें, कंगना को चाहने वाले उसके घर में कोई नहीं था। अपने ही घर में नौकर से बदतर हालत थी कंगना की। ये बातें कंगना ने किसी से भी शेयर नहीं की थी। कंगना का अकेलापन आदित्य की वजह से दूर हुआ था। वही आदित्य के पापा एक मजदूर थे, जिनका पूरा परिवार दूसरे गांव में रहता था। वह अपने बीबी बच्चों को शहर में ही साथ अपने रखते थे। कंगना को सुकून के कुछ पल मिलते तो वो सिर्फ स्कूल में आदित्य के साथ, जो हर बात में कंगना का बहुत ख्याल रखता था। बचपन में जब सुकून और हंसी हमारे सबसे पक्के दोस्त होते हैं, जब हम बिना बात खिलखिलाकर हंस भी लेते हैं और छोटी सी बात पर सबसे आगे आंसू भी बहा लेते हैं, वो पल कंगना सिर्फ आदित्य के साथ महसूस करती। अक्सर बचपन में ख्वाहिशें, फरमाइशें, जिद सब अपनी होती हैं। कंगना का बचपन इन सबसे विपरीत था। बेशक दोनों की उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा उम्र से नहीं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से मिलता है। दोपहर लंच का समय होते ही सभी सहपाठी अपनी अपनी जगहों पर बैठकर पोषाहार में खाने बैठ जाते हैं। कंगना और आदित्य दोनों ही हमेशा पास पास बैठकर लंच करते। तुम रोज़ाना इतने लेट क्यों हो जाते हो आदित्य? कंगना ने मासूमियत भरी आवाज़ से पूछा। मुझे मज़ा आता है बाहर एक पीरियड खड़ा होने के लिए सजा पाकर, आदित्य ने झल्लाते हुए कहा। कंगना एकदम चुप होकर आदित्य को घूरते हुए खाना खाने लगी। ये चुप्पी आदित्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। जब पता है तुम्हें रोज यही जवाब मिलेगा तो पूछती ही क्यों हो? आदित्य ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। कंगना अब भी गर्दन झुकाए खाना खाए जा रही थी। हाँ हाँ, तुमको भी मेरी हंसी ही उड़ानी थी ना? आदित्य ने फिर से कंगना को छेड़ते हुए कहा। आदि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। कंगना ने आंखों में नमी लाकर कहा। क्या करूं यार, दौड़कर आते आते भी लेट हो ही जाता हूं। इतने में कंगना के गले में निवाला अटक जाता है और आदित्य दौड़ता हुआ पानी का गिलास लेकर उसकी पीठ सहलाने लगता है।
कंगना थोड़ी स्वस्थ होकर आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई चली जाती है। आदित्य भी अपना आधा अधूरा खाना खाकर उसके पीछे ही चल पड़ता है। कन्नू, रुको ना, देखो आज तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अपनी निकर की जेब से बहुत सुंदर सुंदर खेलने वाले पत्थर कंगना के हाथ में थमा देता है, जिन्हें देखकर कंगना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आदित्य के गले लगकर दौड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जाकर खेलने लग जाती है। आदित्य भी दूर खड़ा उसे इतना खुश देखकर एक मासूम सी मुस्कान फैला लेता है। कंगना पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, आदित्य की मदद से ही टेस्ट में पास हो पाती थी। आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब अध्यापक कंगना को डांटते, इसलिए उसके खेलने से ज़्यादा पढ़ने व होमवर्क का बहुत ध्यान रखता था। यूँ कहें कि उनकी खुद की मम्मी की तरह हर बात का ख्याल रखता। कंगना की सभी सहेलियां आदित्य से बात करना चाहती थीं, लेकिन आदित्य अपनी पढ़ाई और कंगना से ज़्यादा किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। दोनों अगली कक्षाओं में पहुंच गए। एक दिन कंगना अपने भाई की साइकिल स्कूल में ले आई, जिसे देखकर सभी उससे छीनकर बच्चे चलाने लगे। आदित्य को भी साइकिल चलाने का बहुत मन था, लेकिन कुछ बच्चे दूसरे की चीज़ों से खेलने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। आदि, देखो ना, गोलू और उसके दोस्त मेरी साइकिल नहीं लौटा रहे। मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कंगना ने कमर पर हाथ रखकर आदित्य की तरफ देखकर कहा, जो अभी भी दूर से ही उन्हें साइकिल चलाते हुए देखकर खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे साइकिल चलाना नहीं आता कन्नू, आदित्य ने मासूमियत से कहा। मैं हूं ना आदि, तुम्हें भी चलाना सिखा दूंगी, कंगना ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं उनसे साइकिल लेकर आता हूँ। आदित्य के एक इशारे पर गोलू ने उसे साइकिल दे दी। कंगना ने आदित्य को पहले बैठने को कहा। तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठकर सीख लूँगा, आदित्य ने कंगना से कहा। आदि, तुम गिर जाओगे, मैं सिखाती हूँ ना, कंगना ने कहा। आखिर अंत में कंगना को ही आगे बैठना पड़ा। आदित्य जैसे ही पीछे बैठकर हैंडल मारकर साइकिल चलाने लगा, कंगना हैरानी से उसे देखती रही। जब तुम्हें साइकिल चलानी आती थी तो इतने बुद्धू क्यों बन रहे थे, कंगना झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन मन ही मन आदित्य के साथ साइकिल पर बैठकर प्रकृति की हरियाली में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आदित्य के चेहरे पर साइकिल चलाने की इतनी खुशी उसे अंदर से एक अद्भुत सुख महसूस करा रही थी। जानती थी घर पहुंचते ही उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने सौतेले भाई की साइकिल बिना माँ से पूछे केवल आदित्य की खुशी के लिए लेकर आई है। घर पहुंचते ही कंगना की नई माँ कौशल्या ने शिकायतों का पुलिंदा कंगना के बाबा महेश्वर के सर फोड़ दिया। महेश्वर पहली पत्नी की मौत के बाद कंगना की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। कभी भूलकर कंगना उनके सामने आ जाती तो मुंह फेर कर कहते, कौशल्या, कितनी बार कहा है, इस मनहूस को मेरे सामने मत आने दिया करो। हम सोच सकते हैं कि उस मासूम के दिल पर कितने बम फूटते होंगे जब अपने जन्मदाता के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनती होगी। आज भी सहमी सी साइकिल को पार्किंग में खड़ा कर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, कौशल्या की सुरमेदार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। आंखों में डर और होठों पर कुछ चाहकर भी ना कहने की व्यवस्था साफ झलक रही थी। कौशल्या अपनी दहकती आंखों से गहन अग्नि स्वरूप से कंगना की तरफ बढ़ रही थी। उसके एक हाथ में पतली सी छड़ी थी। जैसे ही कंगना के पास पहुंची, उस छड़ी से अनगिनत मार बरसने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अरुण की साइकिल को हाथ लगाने की? रोज पिटने के बावजूद इसे स्कूल में ले गई, पूरी साइकिल को मिट्टी और कीचड़ से सन दिया। उस पतली छड़ी की मार का दर्द आज भी कंगना के रोम रोम में बसा हुआ है। कंगना चीखकर अपने अतीत के भंवर से बाहर आई। एक अनजान स्पर्श कंगना के हाथ पर पड़ते ही उसने अपने हाथ को देखा, जिसे जगदीश ने थाम रखा था। कंगना ने झट से अपना हाथ खींच लिया। अरे कंगना, अब तो हम कुछ ही देर में शादी कर लेंगे, तुम मेरी पत्नी बन जाओगी फिर तो, कहते हुए एक अजीब सी शिकन जगदीश के माथे पर मंडरा गई। कंगना फिर मुंह फेर कर खिड़की में झांकने लगी। कुछ ही देर में जगदीश ने गाड़ी रोक दी। कंगना, हम मंडप पर पहुंच गए हैं, जगदीश ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कंगना ने हैरानी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सामने काले कोट तथा सादा कपड़ों में लोग इधर उधर जा रहे थे। अरे यार, कोर्ट ही है, ये मंदिर नहीं कंगना। वो देखो, मेरी दोस्त और उसकी पत्नी भी आ गए, दोनों हमारी शादी के गवाह बनेंगे,
जगदीश ने हंसते हुए कहा। दोनों के हाथों में फूलों की माला थी। कंगना ने बनावटी मुस्कान के साथ दोनों का अभिवादन किया। कोर्ट में कुछ जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर के बाद एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी संपन्न की। इतने पलों में कंगना ने एक बार भी चेहरे पर मुस्कान नहीं लाई। जगदीश अपने दोस्तों से बात करने में बिजी हो गया और उसकी पत्नी कंगना को धीमे स्वर में कहने लगी, तुम्हारे चेहरे पर शादी वाली चमक दिख नहीं रही कंगना। ये शादी तुम्हारी मर्जी से तो हो रही है ना? इधर जगदीश के दोस्त ने उससे उदास मन से कहा, तू उसकी ज़िंदगी ऐसे दलदल में धकेल रहा है जहाँ से वो धंसती ही जाएगी, निकलना तो बहुत दूर है, जगदीश के दोस्त ने कहा। जगदीश जवाब में मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। जगदीश कंगना को अपने घर ले आता है, जहाँ जगदीश की बूढ़ी माँ उसी का दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। दोनों को इस तरह वरमाला हाथों में लिए देखकर उन्हें समझते जरा भी देर नहीं लगी। कंगना को देखकर ना जाने कितनी ही गालियां देने लगीं। अरे बेशर्म, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की? कंगना ने जैसे हिम्मत करके अपने आंसुओं से भरी आंखों से जगदीश की तरफ देखा कि माँ कमला देवी के पैर छूने के लिए झुकी। कमला ने उसे दूर ठोकर मार दी। माँ, अब ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, जगदीश कहते हुए कंगना को उठाने लगा। जगदीश के जोर से बोलने की वजह से खांसी चलने लगी, जिसे देखकर कमला अपना सारा गुस्सा भूलकर उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ ही देर में खांसते हुए उसके मुंह से खून भी आने लगा, जिसे देखकर कंगना घबरा जाती है। अरे मनहूस, अब यहाँ क्या देख रही है? अंदर से पानी का गिलास लेकर आ, कमला ने जगदीश की पीठ सहलाते हुए कहा। कंगना दौड़ती हुई अंदर जाकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई। तब तक कमला देवी अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर रही थी। उधर से डॉक्टर कमला देवी से कहते हैं, देखो माँ जी, जगदीश की बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुँच गई है। उन्हें अब हमारे अस्पताल में एडमिट होना ही होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आज तो उसने शादी की है, कमला देवी ने कपकपाते हुए कहा। डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, क्या मिस्टर जगदीश ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके पास समय बहुत कम है। क्या उन्होंने जिस लड़की से शादी की है उसे जगदीश की बीमारी का पता है? कमला देवी एकदम सुन्न खड़ी पत्थर बनकर कान पर फ़ोन लगाए कंगना को देख रही थी, जिसने जगदीश का सर गोद में रखकर पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। कंगना ने जगदीश को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कंगना को जगदीश की बीमारी के बारे में पता लगते ही उसके होश उड़ गए। जगदीश को कैंसर था, जिसका इलाज चल रहा था और अब वह लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कंगना से कहा, आपको पहले नहीं बताया जगदीश ने अपनी बीमारी के बारे में? कंगना एकदम सुन्न होकर धम्म से कुर्सी पर बैठी, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपनी ही किस्मत को कोस रही थी आज। उसे अपनी मनहूसियत पर सच में बहुत रोना आ रहा था। कभी कभी हम जिस चीज़ से हमेशा भागना चाहते हैं वही हमारे सामने आ खड़ी हो जाती है। किसी तरह खुद को संभाल कर जगदीश के वार्ड में पहुंची, जो चारों तरफ से मशीनों से घिरा अस्पताल के छत की दीवारों पर नजरें टिकाए आंसू बहा रहा था। अपने दुख में इस तरह डूबा था कि कंगना का आना भी उसे महसूस नहीं हुआ। किसने कहा था कि इस मनहूस से शादी करना? कम से कम तेरी जिंदगी की डोर इतनी जल्दी तो नहीं टूट रही होती। कमला देवी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठी गुस्से से कंगना को बार बार कोस रही थी। तभी एक नर्स ने उन्हें मरीज के सामने इस तरह चिल्लाने की वजह से बाहर बैठने को कहा। कमला देवी रोते बड़बड़ाते हुए बाहर चली गईं। कंगना गर्दन झुकाए जगदीश के बेड के पास खड़ी मशीनों को घूर रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। जगदीश के स्पर्श से कंगना का ध्यान टूटा। मुझे पता है कंगना, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे। कंगना, पहली बार मैंने तुम्हें साल भर पहले तुम्हारी माँ के द्वारा पीटते हुए देखा था। तब से हर बार तुम्हारी गली से मेरा गुजरना होता, वही मेरा एक दोस्त भी रहता था जिसकी छत से मैं तुम्हें घंटों देखा करता। पहली नज़र में ही तुम्हारी मासूमियत ने मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित कर दिया। तुम्हारे हर हाल में उन तकलीफ़ों से तुम्हें निकालना चाहता था। इसलिए तुम्हें उस दिन छत पर कपड़े सुखाते देख मैंने वो प्रेम पत्र दिया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुमने तो मुझे कभी देखा भी नहीं, फिर तुमने हाँ क्यों कर दिया? तुम चाहती तो मना कर सकती थी कंगना। कंगना ने अपनी आंखें मींच कर आंसू बाहर लुढ़काते हुए कहा,
आपने मुझे जिस दिन पत्र दिया था मैंने उसे नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे सौतेले भाई ने देख लिया था, जिससे घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ। मुझे हर बार की तरह मार तो पड़ी ही, साथ ही मेरी सौतेली माँ ने कई तरह के लांछन भी लगाने शुरू कर दिए थे। इन कठोर शब्दों के साथ मेरा वहाँ दम घुटने लगा था। तब से मैंने आपके दोस्त से कहकर आप तक मेरा जवाब वाला पत्र पहुँचाया। एक लड़की जितनी चाहे मार और दर्द बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत पर झूठा लांछन नहीं सह सकती। इसीलिए मैंने अपनी सोने की चैन के साथ पत्र भी वहाँ छोड़ दिया था और आपके पास चली आई। मैं आपका नाम भी नहीं जानती, लेकिन उन रोज़ रोज़ के कड़वे शब्दों से भागना चाहती थी। लेकिन शायद मेरी मनहूसियत मुझसे कई कदम आगे निकल जाती है। कंगना, मैं रोज़ रोज़ की झिकझिकबाजी से निकल कर शांत की और खुशनुमा माहौल देना चाहता था। सोचा कुछ दिन ही सही तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन बीच में ही कहकर जगदीश फपक फपक कर रो पड़ा। कंगना ने रोते हुए जगदीश के कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा। किसी तरह खुद के आंसुओं को रोककर जगदीश को चुप कराने में लग गई। मैं किसी खुशी के लायक नहीं जगदीश जी। अगर मेरे नसीब में खुशी ही होती तो बचपन में माँ का मरना और पापा का भरपूर नफरत मिलना। फिर मेरा दोस्त। कंगना जबान पर आदित्य का नाम लेने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि जगदीश के अंतिम दिनों में उसे और दुखी नहीं कर सकती। मैं सच में मनहूस ही हूँ जगदीश जी, मैं मनहूस ही हूँ, कहकर कंगना खुद को संभालने के लिए बाहर चली आई। जगदीश भी खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था कंगना की हालत देखकर। कंगना अब एकदम टूट चुकी थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर उसे जगदीश का ख्याल रखना था। कंगना पूरी तरह जगदीश की देखभाल में लग चुकी थी। समय पर खाना खिलाकर दवाई देना, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए इसके लिए वह वहीं पर बेड पर सर टिकाकर सो भी जाती। जगदीश के कपड़े बदलने से लेकर उसे नित्य कर्म आदि काम कंगना ही करती। धीरे धीरे कमला देवी भी बीमार रहने लगी। जवान बेटे को इस हालत में देखकर एक माँ न जाने कितने दुखों से गुजरती है। अब घर और अस्पताल में जगदीश की पूरी जिम्मेदारी कंगना ही संभालती। धीरे धीरे जगदीश के घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी, जिसकी वजह से जगदीश के अस्पताल का खर्चा वहन करना पाना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर 3 महीनों के बाद जगदीश ने अपनी आखिरी सांस भी छोड़ दी। जगदीश के क्रियाकर्म के दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके कुछ ही दिनों बाद कमला देवी भी इस दुनिया से विदा हो चलीं। इतनी बड़ी हवेली में कंगना की सिसकियां मात्र ही दीवारों तक पहुंचकर रह जातीं। कोई भी उसे सांत्वना देने तक उसके पास नहीं आया। उल्टे अनगिनत ताने मार कर उसके घर से मुंह फेर लेते। मनहूसियत का धब्बा लग चुका था कंगना के माथे पर। आते ही पूरे घर को सुनसान कर दिया कलमुही ने। तभी इसकी सौतेली माँ का बर्ताव इसके प्रति रूखा था। सही ही कहते हैं इसके पापा। ना जाने आसपास के सभी लोग कंगना को किन किन नामों से पुकारने लग गए थे, जिसके डर से कंगना ने बाहर निकलने से भी डरने लग गई थी। कंगना की आंखों का पानी हर पल रोते रहने से सूख चुका था। उसकी सिसकती आवाज़ चार दीवारी में सिमटकर ही रह चुकी थी। कंगना की हालत उस मिट्टी की गुड़िया की तरह हो गई जो नीचे गिरते ही टूटकर बिखर जाती है। इस तरह धीरे धीरे कंगना एक जिंदा मुर्दा बनकर सिमटी रहती। एक दिन कंगना के घर की घंटी बजती है। बड़ी देर बाद कंगना कमज़ोर सी दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर गेट खोलती है। सामने एक लेडीज पुलिस खड़ी कंगना को घूरते हुए बोली, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आप मायके के सारे गहने चुरा कर भाग आईं और यहाँ छुपी बैठी हैं। कंगना के लिए ये सब सुनकर कोई सदमे वाली बात नहीं थी, क्योंकि अब वह खुद भी किस्मत को ही कोस रही थी। कंगना के भावहीन चेहरे को देखकर लेडीज इंस्पेक्टर ने कंगना को हथकड़ी लगाकर अपने साथ लेकर जाने लगी। आसपास के लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे, ऐसी बेटी से तो बिना संतान ही जीना बेहतर है। जन्मते ही माँ को खा गई और शादी के बाद कमला देवी के घर को सुनसान बना दिया। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हीं को लूट कर यहाँ छुपी बैठी है। जमाना तो देखो, आजकल कोई विश्वास योग्य नहीं है। और भी ना जाने क्या क्या कड़वे शब्द थे जो पुलिस के साथ चल रही कंगना के कानों में पड़ रहे थे। 3 महीने से केवल पानी पीकर जीवन बसर कर रही कंगना के गुलाबी होठों पर
कालापन आकर पपड़ी जम गई थी। आँखों के आगे काले घेरे, चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ। चाँद की तरह चमकने वाला चेहरा अब ग्रहण लगे चाँद की तरह लगने लग गया था। कमजोरी की वजह से कंगना एकदम धीमे धीमे चलते हुए एक जिंदा मुर्दे के समान लग रही थी। चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं दिख रहा था। कंगना की ऐसी हालत देखकर इंस्पेक्टर कावेरी का मन बहुत व्यथित हो रहा था। भीड़ को हटाते हुए कावेरी की नज़र बार बार कंगना के चेहरे पर जम जाती। थाने में पहुंचते ही कंगना को एक जेल में डाल दिया गया। कंगना के लिए जेल और घर एक समान ही थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो बस इतना कि ससुराल में कंगना अपनी मर्जी से थी और जेल में मायके वालों की मर्जी से। कौशल्या और महेश्वर प्रताप के घर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग आकर दरवाजे की घंटी बजाते हैं। एक नौकर दरवाज़ा खोलता है। वो लोग बिना कुछ कहे नौकर को हटाकर सीधा बंगले में प्रवेश कर चारों तरफ छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी एक दूसरी गाड़ी से एक हैंडसम नौजवान सफ़ेद शर्ट के ऊपर काली ब्लेजर पैंट, काले जूते पहने, आंखों पर काला चश्मा, हवा में लहराते बाल, चेहरे पर गुस्सा, सीधा कौशल्या के बंगले के दरवाजे की तरफ मुड़ता है। कौशल्या उन लोगों को बार बार पूछे जा रही थी, लेकिन सभी लोग सामानों को उथल पुथल कर छानबीन में व्यस्त थे। किचन के राशन के डिब्बे, सोफे के कवर, बेड के गद्दे, हर जगह दबे रुपयों को 15 मिनट में बाहर निकाल कर रख दिया। महेश्वर जी सीढ़ियों से उतरते हुए घबराकर उस नौजवान से पूछते हैं, कौन हैं आप और मेरे घर की तलाशी लेने की परमिशन किसने दी आपको? उस नौजवान ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं आदित्य सक्सेना, इनकम टैक्स ऑफिसर। कौशल्या और महेश्वर प्रताप जी के इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं। आदित्य आंखों से ग्लासेस उतार कर कहता है, क्या हुआ महेश्वर प्रताप जी, आपके माथे पर इतना पसीना क्यों आ गया? तभी एक दूसरा आयकर विभाग का सदस्य आता है, जिसके हाथ में संदूक आदित्य के सामने लाकर उड़ेल देता है, जिससे कौशल्या के सारे जेवरात और गहने निकल पड़ते हैं। आदित्य कौशल्या के पास आकर पूछता है, आपके गहने तो आपकी सौतेली बेटी कंगना चोरी कर किसी आदमी के साथ भाग गई थी ना? कौशल्या परेशान होकर जमीन पर इधर उधर नज़र घुमाने लगती है। उसके माथे पर पसीना तैर जाता है। महेश्वर घबराकर जैसे ही अपने मोबाइल में नंबर डायल करते हैं, आदित्य झट से उनका फ़ोन छीन लेता है। अब आप इस बंगले की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते मिस्टर महेश्वर प्रताप। तभी गेस्ट रूम से एक सिपाही, गेस्ट रूम से एक दूसरा विभाग का सदस्य पुराना बक्सा खोलता है, हॉल में लाकर जिसमें कपड़े के साथ एक गुड़िया और छोटा सा पर्स भी गिरता है, जिन्हें देखकर आदित्य की आंखों में एक गहरा दर्द उतर जाता है। तुम इसे छोड़ो, बाकी कमरों की तलाशी लो, आदित्य ने उन्हें देखकर कहा। आदित्य धीमे कदमों से उस बक्से की तरफ बढ़ता है, बक्से को उठाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है। कमरे में पहुंचकर दरवाजे की ओट में कंगना के सारे सामान को एक एक कर स्पर्श कर सीने से लगाने लगता है। दबी सी आवाज़ में कहता है, मेरी कन्नू, मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे माफ़ कर देना। आदित्य उस गुड़िया को हाथ में लेकर याद करता है, पहली बार जब आदित्य ने कंगना के बर्थडे पर वो गुड़िया गिफ्ट की थी। कंगना बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए आदित्य हमेशा एक एक आने को गुल्लक में संजोकर रखता, बिना बात के एक भी पैसा कभी खर्च नहीं करता। जब कंगना कौशल्या के साथ बाजार जा रही थी, तब एक दुकान पर इस छोटी सी गुड़िया को बार बार देख रही थी। कौशल्या से कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं थी कंगना में, क्योंकि कौशल्या अक्सर कंगना को कुली बनाकर जो लेकर जाती थी बाजार में। उसी दुकान में आदित्य भी अपने पापा के साथ गया था सामान खरीदने। जब उसने कंगना को बार बार उस गुड़िया को देखते हुए देखा तो आदित्य से रहा नहीं गया। उसी दिन घर आकर अपना गुल्लक तोड़कर दुकान से वो गुड़िया खरीदी और कंगना को जन्मदिन पर तोहफे में दी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से आदित्य का ध्यान टूटा। सर, हमने पूरे घर से नकदी व जेवरात बाहर निकाल लिए हैं, बाहर से टीम के सदस्य की आवाज़ आती है। आदित्य खुद को संभालते हुए बक्से को वापस बंद कर बाहर आया। गुस्से से महेश्वर जी को घूरता हुआ उस बंगले के सभी नौकर तथा सदस्यों से मासिक वेतन के बारे में पूछताछ करने लगा। महेश्वर के लैपटॉप से हर डाटा
ध्यान से जांच करने लगा और एक कॉपी निकाल ली। पुलिस के कुछ आदमी बाहर खड़े थे ताकि रेड के दौरान कोई बहसबाजी न हो जाए। 6 घंटों के बाद आदित्य ने सभी नकदी, जेवरातों व अन्य सामानों को सीज कर जाने लगा। तभी सभी सदस्यों के चले जाने के बाद आदित्य वापस आया। आप लोगों ने कंगना के साथ बहुत गलत किया है। अब देखना तुम सबको दर दर की ठोकरें नहीं खिलवा दी तो मेरा नाम भी आदित्य सक्सेना नहीं। अब तुम्हें पता चलेगा, जब घर की लक्ष्मी या बाहर से गैर कानूनी रूप से लाई गई लक्ष्मी रूठती है तब क्या हालत होती है सबकी। कहकर आदित्य जाने लगता है। कौशल्या शक पकाते हुए कहती है, आखिर आप कंगना को कैसे जानते हो? क्या चाहते हो हमसे? देखा जी, मैंने कहा था ये मनहूसियत हमारा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने मुट्ठी बीच कर चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अगर अब एक और लफ्ज़ भी कंगना के बारे में कहा तो 2 मिनट में सबको अंदर करवा दूंगा। जेल से कंगना को 2 दिन बाद ही बेल मिल गई, लेकिन अब वह जगदीश के घर नहीं जा सकती थी। वहाँ के लोगों द्वारा कहे कड़वे व्यंग उसके मस्तिष्क में उत्पात मचा रहे थे। अब फुटपाथ पर रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी उधेड़-बुन में धीमे धीमे कदमों से जेल के बाहर आने लगी। तभी कावेरी ने उसके हस्ताक्षर लेकर बेंच पर बैठने को कहा। उसने 2 दिन में जेल के खाने को मुंह भी नहीं लगाया था। अचानक लॉकअप में एक अपराधी चिल्लाने से कावेरी दौड़कर उसके पास चली गई। कंगना बेसुध हालत में पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई, धीमे कदमों से। चारों तरफ बेबसी से देखती हुई सड़क के किनारे चली जा रही थी। अचानक कमजोरी की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कावेरी के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। इंस्पेक्टर कावेरी, आपने कंगना को वहीं बैठा लिया है ना? यह सुनकर कावेरी पीछे पलटी और बेंच को देखकर कहा, सॉरी सर, मैंने उनसे कहा था कि यहीं बैठ जाएं, लेकिन आदित्य चिल्लाया। लेकिन क्या इंस्पेक्टर? यह सुनते ही आदित्य के गुस्से वाले चेहरे पर एक फिक्र और बेचैनी झलक आई। आयकर ऑफिस से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। ड्राइव करने के साथ ही सड़क के दोनों तरफ कंगना को ढूंढ रही उसकी आंखों में पानी बरस रहा था। आदित्य बार बार अपने शर्ट की बाजू से आंखें भी पोंछ रहा था। मेरी कन्नू पुलिस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, पैदल, और जिस हालत में मैंने उसे देखा था, ओ गॉड, मुझे उसी दिन कंगना की रिहाई करवा लेनी चाहिए थी। कहते हुए आदित्य जोर से हैंडल पर हाथ मारता है, लेकिन बिना बेगुनाही के कैसे निकाल सकता था। उस कौशल्या ने माँ शब्द के नाम पर ही कलंक लगा दिया। क्या हालत कर दी मेरी कन्नू की। जब से यहाँ पोस्टिंग हुई है पागलों की तरह कंगना को ढूंढ रहा था। वो मिली भी तो किस हालत में। तभी पुलिस स्टेशन के समीप कुछ लोगों को इकट्ठा देखकर आदित्य के मन में और अधिक बेचैनी होने लगी वहाँ जाने की। गाड़ी साइड में लगाकर भीड़ को चीरता हुआ वहाँ पहुँचा, जिसे देखते ही आदित्य के होश उड़ गए। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। दौड़कर कंगना के सर को गोद में रखकर चिल्ला उठा, कन्नू, गालों को थपथपाते हुए, कन्नू देखो तुम्हारा आदी आ गया है। एक बार मेरी तरफ आंखें खोलकर देखो तो सही कन्नू। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आकर रुकी। आदित्य ने दौड़कर कंगना को उसमें लिटाया। एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ बढ़ गई। कंगना के गालों को छूकर आदित्य खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था। आदित्य के फ़ोन की कॉलर ट्यून बज रही थी, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। आदित्य कंगना के हाथ को अपने गालों पर रखकर आंखें बंद कर कंगना की मुस्कान को महसूस कर रहा था। उसके पास बोलने को लफ्ज़ नहीं थे, बस मौन रहकर कंगना की धड़कनों में खुद को महसूस कर रहा था। आदित्य बार बार बेहोश कंगना के सर को सहला रहा था। आज अस्पताल के रास्ते भी आदित्य को कई मीलों दूर लग रहे थे। ड्राइवर, और तेज चलाओ, अभी कितनी दूर रह गया है हॉस्पिटल? आदित्य ने चिल्लाकर कहा। अभी पहुंचने वाले हैं, प्लीज़ खुद को संभालिए सर, ड्राइवर ने जवाब दिया। वह बहुत देर से आदित्य को रोते देख रहा था। कुछ देर बाद अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर कंगना की पूरी जांच कर इलाज शुरू कर देते हैं। आदित्य को डॉक्टर के कैबिन में बुलाया जाता है। आप कंगना के? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं बचपन का दोस्त हूँ कंगना का, आदित्य ने कहा। क्या उनके परिवार से कोई नहीं आया? डॉक्टर ने पूछा।
कोई नहीं है मेरी कन्नू का, अनाथ है वो। अब आप बताएंगे मेरी कंगना कैसी है, क्या हुआ है उसे? आदित्य चिल्लाया। देखिए आदित्य जी, कंगना की हालत देखकर मैं खुद बहुत चकित हूँ कि वो जिंदा कैसे है। बिना कुछ खाए चल फिर कैसे रही है। उसके शरीर में हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ भी नहीं है। कंगना ने कई महीनों से खाना धीरे धीरे कम कर दिया है। खाने और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी जिजीविषा जीने की इच्छा होती है। लेकिन अफसोस मिस्टर आदित्य, कंगना ने जीने की इच्छा भी छोड़ दी। अब हमारी दवाई से ज़्यादा वो पल उनके दिमाग में लाने होंगे जिनकी उम्मीद से इतने दिन बिना कुछ खाए भी वह जी रही थी। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आदित्य ने बेचैन होकर पूछा। जिजीविषा का अर्थ है सुखमय जीवन जीने की प्रबल इच्छा। यह संभव तभी है जब कंगना के मन में प्रेम का भाव दोबारा उत्पन्न होगा। जीवन को आनंदपूर्ण बनाने का मन बना लिया जाए तो हमें जीवन का ज़्यादातर पक्ष आनंदमय ही दिखेगा। लेकिन अब कंगना के दिमाग में जीवन के काले पक्ष ने उसे हारा हुआ और हताश बना दिया। उसके शरीर रूपी कमरे में प्रेम रूपी प्रकाश को भरना होगा, तभी उसके जीवन का अंधकार कोसों दूर हो जाएगा। मुझे आपकी आंखों में बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा है कंगना के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा वह इस हालत में पहुंची कैसे। मुझे खुद नहीं पता डॉक्टर, बस 2 दिन पहले ही जेल में देखा। जब इंस्पेक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी सौतेली माँ ने चोरी के इल्ज़ाम में जेल पहुंचा दिया। आदित्य ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर, मैं कंगना से अभी मिल सकता हूँ? आदित्य ने चिंतित आवाज़ में कहा। ऑफ कोर्स मिस्टर आदित्य, चलिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर और आदित्य दोनों बात करते हुए कंगना के वार्ड में जाते हैं, जहां कंगना बेहोश बेड पर पड़ी थी। एक नर्स ड्रिप बदल रही थी। आदित्य कंगना के बेड पर जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, बचपन से कंगना को जानता हूँ डॉक्टर साहब। शुरू से ही कंगना बहुत गुमसुम रहती थी। उसकी वजह घर वालों का इसके प्रति रूखा और कठोर व्यवहार था, लेकिन इसका जिक्र कभी कंगना ने किसी से नहीं किया। करती भी कैसे? अक्सर अकेली ही रहती थी, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। मेरे पापा कुछ दिन पहले ही हमें शहर लेकर आए थे और मेरा एडमिशन भी उसी स्कूल में करवाया गया। दूसरे दिन मैं स्कूल से घर लौट रहा था, बीच में ही तेज बारिश होने की वजह से एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी वहीं मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म में एक लड़की दौड़ती हुई भीगी सी वहां बारिश से बचने के लिए आकर खड़ी हुई। जब पहली बार मैंने उस मासूम लड़की को देखा तो मानो गरजते बादल और चमकती बिजली उसके चेहरे पर ही सिमट गई थी। आंखों में भोलापन, चेहरे पर मासूमियत। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे को मोती के समान चमकदार बना रही थीं। आंखें इतनी गहरी थीं कि कोई भी बस डूबता चला जाए। वह बार बार अपने शर्ट और स्कर्ट से पानी की बूंदों को झड़क रही थी। मुझे खुद को घूरता देखकर वह एकदम सहम गई। उसके गालों में लालित्य बारिश की बूंदों के साथ झरने लगा। उसने अपनी नज़रों को ज़मीन पर टिका लिया था। मैं उसकी तरफ खिंचता ही जा रहा था। मैंने निकर की जेब से रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन बिना कुछ कहे हल्की हल्की बारिश में ही वह चली गई। उसका ये भोलापन बार बार मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं उस रात ठीक से सो नहीं सका था। दूसरे दिन भी मेरी नज़रें उसी को ढूंढने लगी थीं। कुछ देर बाद मैंने देखा सबके पीछे वाली बेंच पर बैठी कंगना एकटक बाहर चहकती चिड़ियों को निहार रही थी। सबसे अलग, ना किसी से बोलना, ना हंसना, मुस्कुराना, मानो मन ही मन खुद से लड़ रही हो। तभी मेरी बगल में बैठे सहपाठी राजू ने कहा, वो कंगना पढ़ाई में सबसे कमज़ोर होने की वजह से रोज़ रोज़ टीचर से डांट और मार खाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। शायद इसी वजह से सबसे अलग रहती है। मैं पढ़ाई में तेज होने की वजह से जल्दी ही कक्षा में पॉपुलर बन गया था, लेकिन मेरा ध्यान कंगना से कभी हटता ही नहीं था। पढ़ाई में ध्यान नहीं होने की वजह से अक्सर कंगना को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, जो मुझे अंदर से कचोटता था। मैं उसके अंदर के दर्द को समझना चाहता था। एक दिन मैं खुद ही कंगना के पास बैठ गया। हाय, मेरा नाम आदित्य सक्सेना। कंगना ने अपना मुंह फेर कर खिड़की की तरफ कर लिया। मैं उठकर खिड़की वाली साइड में जाकर बैठ गया। तुम्हारी परेशानी क्या है कंगना? कंगना ने धीमे स्वर में कहा। देखो, मुझे अकेला रहना पसंद है, तुम वापस अपनी सीट पर चले जाओ।
कुछ दिन बाद तुम भी मेरी हंसी उड़ाओगी, इस कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट जो हो। कंगना ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। जरूरी तो नहीं सब एक जैसे ही हों। हंसी उड़ाने के डर से पीछे बैठने की बजाय उनकी आलोचना का जवाब देना ज़्यादा बेहतर होता है, मैंने अपनी किताबें निकालते हुए कहा। पहली बार उसके चेहरे पर दबी सी मुस्कान झलकी। लेकिन तुम तो सबके फेवरेट स्टूडेंट हो ना, मेरे पास बैठकर अपनी इमेज क्यों घटा रहे हो? कंगना ने हैरानी से कहा। लेकिन मेरी फेवरेट तो तुम हो कन्नू, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। कंगना के गाल फिर से लाल हो गए। उस दिन मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून देखा। सॉरी, गलती से कन्नू निकल गया। राजू ने बताया तुम्हारा नाम कंगना है, मैंने सर खुजाते हुए कहा। सॉरी मत बोलो, तुम मुझे कन्नू ही बोला करो। पहली बार बहुत अपनापन महसूस हुआ है। कंगना ने लास्ट वाले शब्द धीमे स्वर में कहे थे, लेकिन मैंने सुन लिया था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी और कुछ ही दिनों में हम दोनों गहरे दोस्त बन गए। धीरे धीरे कंगना मेरी तरह ही बनने लगी थी। अब उसकी कई सहेलियां भी बनने लगी थीं। आदित्य कंगना के सर को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर और नर्स आदित्य की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बीते हुए प्यारे पल क्षण यानी बचपन के दिन हमेशा स्मृति में मीठे बनकर स्वाद घोलते रहते हैं। तरह तरह की शरारतें और उन शरारतों में साथ देने वाली कंगना, जो वर्तमान की औपचारिकता में लिपटी हुई मित्र मंडली के बीच बार बार याद आती थी। साथ में मिलकर किसी टीचर की पीठ पीछे ठिठोली करना, स्कूल से बंक मारकर बगीचों में अमरूद तोड़ने जाना और अपनी हर बात उससे शेयर करना मुझे बहुत खुशी देता था। दुनिया कितनी ही बदल जाए, लोग कितने ही व्यस्त हो जाएं, लेकिन बचपन की मासूम कंगना जब याद आती थी और उसके साथ बिताए पलों को हमारे आसपास हंसता हुआ महसूस करता था। युवावस्था में सपने बुनते समय भी अचानक बचपन की प्यारी कन्नू सामने आ खड़ी होती थी और याद दिला जाती थी वे दिन जो निश्चलता और मस्ती में साथ गुजारे थे। बचपन की दोस्ती में जो बात होती है वह बाद की दोस्ती में नहीं आ सकती। बाद में जो संबंध बनते हैं वे हिसाब किताब से बनते हैं, कई बार जांच परख कर और कई बार स्वार्थ पूर्ति के लिए भी। लेकिन उस समय नादानियों की वजह से की गई नटखट गलतियां आज भी गुदगुदाती हैं। उन्हें याद करते समय बार बार कंगना का चेहरा सामने आ जाता तो आंखों में पानी और मन में तितलियां उड़ने लगती। बचपन की दोस्ती यादों की उस पोटली की तरह है जिसे खोलने पर हमेशा भीनी भीनी सुगंध से जीवन महक उठता है। आदित्य बचपन की यादों में डूबता जा रहा था, कहीं ना कहीं अपने दिल के दर्द को बाहर निकाल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था बेहोश कंगना में आदित्य की पूरी जिंदगी सिमटी हुई है। इन मीठे पलों में कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन मेरे पापा को अचानक गांव जाना पड़ा। दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कंगना को बताने का भी मौका नहीं मिला। रात 10 बजे की ट्रेन थी गांव जाने के लिए। जब मैंने पापा से कहा कि हम वापस कब आएंगे, तब उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन बाद ही आ जाएंगे, तुम्हारे स्कूल भी तो हैं। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही दादाजी का देहांत हो चुका था, जिसके अफसोस ने पापा को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ दिनों तक गांव में पापा को कोई काम न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन भी रुक चुका था। लेकिन इस बीच मैंने कंगना को बहुत याद किया। अफसोस था कि मैंने कन्नू को एक बार भी नहीं बताया कि मैं किन हालातों में शहर छोड़ गया। उस वक्त तो सिर्फ मेरी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उससे दूर होने के बाद मुझे उसके अलावा किसी लड़की में वो मासूमियत और भोलापन नज़र ही नहीं आया। फिसलते वक्त के साथ मेरी उससे मिलने की उम्मीद भी कम हो गई थी। उम्र के साथ मेरे सपने और कुछ कर गुजरने के जुनून में कंगना से मिलने की एक आखिरी कोशिश भी शामिल थी। मेरे पास स्मार्टफोन आते ही मैंने फेसबुक पर हमारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी दोस्तों से बातचीत शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में कंगना की सहेली नित्या से फेसबुक पर चैटिंग में भी कंगना के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो भी दिल्ली कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। मैं आखिरी उम्मीद भी छोड़ चुका था। इसी बीच मेरा आयकर विभाग में चयन हुआ। किस्मत कहो या इत्तेफाक, मेरी पहली पोस्टिंग इसी शहर में मिली हुई। जब से यहाँ पर आया हूँ कंगना को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मन में कभी कभी ख्याल भी आया कि अगर उसकी शादी हो गई होगी
तो भी मैं दूर से उसकी एक झलक देखकर उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन ऐसी हालत में कन्नू मुझे मिलेगी, मेरी रूह को भी यकीन नहीं हुआ था। कहते हुए आदित्य कंगना के हाथों को अपने गालों पर रखकर रोने लगा। अचानक आदित्य के हाथ पर एक कोमल सा स्पर्श महसूस हुआ। आदित्य ने हाथ की तरफ देखा जहां कंगना अपने हाथ से आदित्य का हाथ कसकर पकड़े हुए आंखें बंद किए किसी कशमकश में सिर हिला रही थी। आंखें बस खुलने वाली ही हों, चेहरे पर एक अनकहा डर साफ झलक रहा था। आदित्य ने एकदम घबरा कर डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने इशारा किया, तुम बोलना बंद मत करो, उसे आवाज़ दो गहरी नींद से बाहर लाने के लिए। आदित्य ने कंगना के हाथ पर अपना हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम अकेली मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि आदित्य का तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व भी है? बचपन से हर बार मेरी माँ जब मुझे टूटते तारे से कुछ मांगने को कहती थी, तब मम्मी पापा की खुशी और तुम्हारा साथ ही तो मांगा था। जब बचपन में यह शहर छोड़कर जा रहा था, तब मन ही मन एक वादा किया था, एक दिन अपनी कन्नू को लेने जरूर जरूर आऊँगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि टूटते तारे से हर ख्वाहिश पूरी होती है। मेरे तो रोम रोम में तुम बसी हो। तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता कन्नू, सोच भी नहीं सकता। गहरी नींद में भी कंगना आदित्य के साथ बचपन की अठखेलियों में पहुंच गई थी, जिसने उसके मन में वर्तमान के दर्द को भुला दिया था। कंगना को आदित्य दूर जाते हुए दिखाई देने लगा, इसलिए वह घबरा गई और आदि कहकर चिल्लाकर गहरी नींद से उठी। उसके होश में आते ही आदित्य ने कन्नू तुम ठीक हो कहकर उसे बाहों में भर लिया। कंगना ने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा। आदित्य की बाहों को थामने वाले कंगना के कांपते हाथ एकदम से रुक गए। आंखों से तेज आंसू की धारा निकल पड़ी। आंखें बंद कर कंगना ने आदित्य को झटके से खुद से अलग कर दिया और बेड पर बेसुध सी लेट गई। आंखों के दोनों छोरों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कंगना ने कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज़ में कोई संदेह नहीं था, बस एक औपचारिकता झलक रही थी। आदित्य इन पलों में डबडबाई आंखों से कंगना को समझने की कोशिश कर रहा था। कन्नू, मैं तुम्हारा आदि, आदित्य ने कांपते होठों से कंगना के दोनों हाथों को चूमते हुए कहा। कौन आदि? मैं किसी आदिवादी को नहीं जानती, कहकर कंगना ने अपने हाथ खींचकर मुंह फेर लिया। आदित्य फिर कंगना के सामने जाकर घुटनों के बल बैठकर उसके गालों को दोनों हाथों से छूते हुए कहा, अपने आदि को से इतनी नाराज़ हो कि इतने सालों बाद मिलने पर भी उसे नहीं देखना चाहती? आदित्य की भीगी आंखों में कंगना ने एक बार झांका और फिर नज़र हटाकर कहा, इस दुनिया में मेरा कहने के लिए कोई नहीं बचा, और अगर तुमने मुझे थामा तो मेरी मनहूसियत तुम्हें भी। तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी पलटकर मत आना। नर्स, इन्हें यहाँ से जाने को कहिए। नर्स और डॉक्टर दोनों के भावविहीन चेहरे कंगना को ही देख रहे थे। मिस्टर आदित्य, प्लीज़ आप कुछ देर के लिए पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए, डॉक्टर ने आदित्य से कहा। आदित्य खुद को संभालने के लिए चेहरे पर गंभीरता लिए चुपचाप कंगना को देखता हुआ वहाँ से चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे चले गए। डॉक्टर साहब आदित्य के पीछे तेज कदमों से चलकर रोकते हुए कहते हैं, मिस्टर आदित्य। आदित्य के कदम रुक जाते हैं। डॉक्टर साहब आदित्य के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो मिस्टर आदित्य, ये समय प्यार में भावुक होने का नहीं, पेशेंट की मन स्थिति को समझने का है। लेकिन डॉक्टर, कंगना ने मुझे एक पल में खुद से अलग कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसके बिना जीने का कैसे सोच सकता हूँ, आदित्य ने गंभीरता से कहा। देखिए मिस्टर आदित्य, कंगना के अतीत में कुछ ऐसा बहुत भयानक हुआ है जिससे अब वह किसी के साथ सहजता महसूस नहीं कर पा रही है। उसके मन में कोई डर बैठ गया है, उसे थोड़ा वक्त देना होगा आपको। वैसे आपके प्यार को देखकर मैं भी हैरान हूँ। जिस जमाने में हर रिश्ते सिर्फ नपे तुले रह गए, वहाँ बिना एक दूसरे को देखे इतना गहरा प्यार। अपने इसी प्यार पर विश्वास रखिए, एक दिन आपके प्यार की गहराई को कंगना जरूर समझेगी, कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। आदित्य उदास होकर वहीं बेंच पर बैठ जाता है, अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर कंगना के साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगता है। कहीं से गाने के बोल आदित्य को और भी भावुक कर देते हैं।
जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। उधर कंगना भी अपने बचपन की खूबसूरत यादों को फिर से याद करने लगती है। पास रखे तकिए को कसकर सीने से लगाकर आदित्य को महसूस करने लगती है, जिसमें छोटा सा क्यूट सा बचपन वाला आदित्य कंगना को के रोते हुए आंसुओं को पोंछ रहा होता है। आदित्य के सामने बैठे दो छोटे बच्चे, बचपन के आदि और कन्नू, अपने हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अचानक आदित्य की नज़रों के सामने दोनों बच्चे अलग अलग रास्तों पर रोते हुए जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर आदित्य अपना सर झटक कर कंगना के वार्ड में जाने लगता है। वहां पहुंचकर आदित्य देखता है कंगना बेड पर नहीं थी। आदित्य बहुत घबरा जाता है, चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। उसे टेबल पर एक लेटर दिखाई दिया, जिसके पास जाते ही आदित्य को लेटर पर 2 सोने की बालियां, कान में पहनने का आभूषण मिलती हैं। आदित्य बालियों को हाथ में लेकर लेटर पढ़ने लगता है। आदि, ये मेरी बालियां हैं, जिससे मेरा अस्पताल का बिल चुका देना। देखो आदित्य, मैं पहले वाली कंगना नहीं रही। मेरी जिंदगी के सारे रंग छिन गए। अब मैं सफ़ेद साड़ी में लिपटी जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। हाँ आदित्य, हाँ, मैं जगदीश की विधवा हूँ और वही बनकर जीना चाहती हूँ। भगवान के लिए मुझे भूल कर अपनी खुशहाल ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। समझ लेना कन्नू कभी मिली ही नहीं थी। ज़रूरी तो नहीं बचपन की दोस्ती हमेशा के लिए ही निभाई जाए। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लाश। पूरा खत आंसुओं से भीग कर थोड़ा नम हो चुका था। आदित्य खत को सीने से लगाकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर तक हथेली में रखी छोटी छोटी बालियां, जिन्हें कंगना ने बचपन से ही पहन रखा था, कंगना के कानों से अलग होकर उनकी चमक भी आदित्य को चिढ़ा रही थी। उसे याद आया जब कंगना के कानों में वो बालियां किसी ने नहीं पहनाई थीं, तब आदित्य ने ही उन्हें पूरे इंटरवल के समय मुश्किल से कन्नू के कानों में पहनाया। उस वक्त कंगना ने खुशी के मारे आदित्य को कसकर झप्पी दी थी, लेकिन कंगना से जब आदित्य ने ये पूछा कि ये बालियां वो अपनी माँ से भी पहन सकती थी, तब कंगना बिना कुछ कहे उदास होकर वहाँ से चली गई थी। बचपन से ही कन्नू, तुमने कितने ही दर्द अपने दिल में दबा कर रखे हैं, आदित्य ने कहा। अस्पताल में इलाज के बाद कंगना की कमजोरी कुछ हद तक ठीक होने लगी थी। आज इतने सालों बाद उसे भूख लगने की अनुभूति हो रही थी। रास्ते में पकवानों की दुकान देखकर पहली बार कंगना का मन उन्हें खाने का कर रहा था, लेकिन अफसोस कंगना उन्हें खरीद कर खा नहीं सकती थी। मुझे पता है आदि, तुम मेरा ये सच जानकर कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। मैंने जिसका भी हाथ थामना चाहा वही मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब तुम्हें कभी नहीं खो सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा आदि। सोचते सोचते कंगना वापस जगदीश के घर के पास पहुंच गई। अरे ये देखो, हमारे मोहल्ले की मनहूस और चोरनी औरत जेल से छूटकर वापस आ गई। अरे ओ कुलक्षणी, डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तूने तो बचपन से ही जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी के गहने चोरी कर लिए। 2-4 मोहल्ले की औरतों में से एक ने कंगना को ताना मारते हुए कहा। कंगना उनकी बातों का ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ने लगी। तभी एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर फिर से कहा, ओ कुलक्षणी, कहाँ जा रही है? हमारे मोहल्ले में भी अब चोरियां करना शुरू करेगी क्या? वैसे भी तेरी मनहूसियत ने हमारे मोहल्ले को बर्बाद करके रखा है। कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। अरे आओ री बहनों, इस विधवा कुलक्षणी का मुँह सरेआम काला करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी मनहूसियत एक दिन हमें भी ले डूबेगी। कुछ औरतें अंदर गईं और गहरा काला गाढ़ा रंग अपने हाथों में लगाकर कंगना की तरफ बढ़ने लगीं। उसके पास खड़ी 2 औरतों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन सबको रोक सके। भावहीन चेहरे से कंगना सबको देख रही थी, बिना उनका विरोध किए। मोहल्ले के करीब करीब सभी लोग वहां तमाशा देखने वालों की तरह आ खड़े हुए थे। इस विधवा को गहने बहुत प्रिय हैं ना? ये देखो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जचने वाली माला बनाई है। एक अधेड़ उम्र की महिला हाथों में चप्पलों की माला लिए हुए तीखी मुस्कान देकर कहने लगी। कंगना कभी माला को देखती तो कभी काले रंग से सने हाथों को।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे इनको और क्या करे। देखो, इसे भी लगता है कि ये मनहूस है, इसीलिए तो चुपचाप खड़ी है बेशर्म। एक औरत ने कंगना का हाथ मरोड़ कर कहा। तो देर किस बात की, करो इस मनहूस का मुंह काला और पहनाओ चप्पलों की माला, दूसरी औरत ने कहा। जैसे ही दोनों औरतें उसकी तरफ बढ़ने लगीं, कंगना ने डर और शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। पहली औरत ने कंगना के गले में माला पहना दी और दूसरी औरत उसका मुंह काला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगी, एक अनजान हाथ ने उस औरत के हाथ को रोक लिया और उसके हाथ को झटकते हुए उस औरत को धक्का देकर आदित्य ने कंगना के गले से चप्पलों की माला निकाल दी और कसकर लिपट कर चिल्लाता हुआ बोला, मेरी कन्नू की इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? तुम सब मोहल्ले वाले बहुत गिरे हुए घटिया आदमी हो। अकेली निस्सहाय औरत पर अपनी मनमानी करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई तुम सबको, जो मेरी कन्नू की आत्मा को हर वक्त कुचलते रहे। इसने तुम लोगों के तानों का कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। अगर यही अनहोनी तुम सब में से किसी के साथ हो जाती तो, या इसकी जगह तुम सबकी बेटी होती तो भी उसे इसी तरह बीच सड़क पर बेइज्जत करते। तुम सबको मानहानि के केस में अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम भी आदित्य सक्सेना नहीं। आदित्य बार बार कन्नू का चेहरा हाथों में लेकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाकर भावुक होकर कपकपाते हुए, तुम मनहूस नहीं हो कन्नू, तुम तो इतनी लकी हो कि जहाँ भी जाओ मुरझाए फूल भी खिल जाएं। जिसकी जितनी सांसें लिखी होती हैं वो उतनी ही लेगा कन्नू, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी माँ की सांसें उतनी ही लिखी थीं और तुम्हारे पति पहले से ही कैंसर से पीड़ित थे। ये सब इन मोहल्ले वालों को भी पता था। कहते हुए फिर कन्नू को खुद से चिपका कर सर सहलाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर कावेरी ने उन सभी औरतों को पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगी। सभी औरतें घबराकर कंगना के सामने माफ़ी की गुहार करने लगीं। पीछे से एक आवाज़ आती है, मेरी बेटी मनहूस नहीं है, उसने कभी कोई चोरी भी नहीं की। मनहूस तो मैं अभागिन हूँ, जिसने अपनी बेटी को ममता की छाँव देने की बजाय उसकी ज़िंदगी में हर कदम पर कांटे बिछा दिए। शायद उन्हीं पापों की सज़ा मुझे मिली। मेरे बेटे और पति सब ने मुझे ठुकरा दिया। आदित्य और कंगना ने वहाँ देखा जहाँ कौसल्या रोते हुए खड़ी कह रही थी। कौसल्या दौड़कर उसके पास आकर पैर पकड़ने लगी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। माँ, ये क्या कर रही हो? कंगना ने कौसल्या की बाँह पकड़कर उठाते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम्हारे निर्मल कदमों में माथा रगड़ने से मेरे कुछ पाप तो धुल जाएं, कौसल्या ने हाथ जोड़कर कहा। उस दिन जब आदित्य ने हमारे घर पर इनकम टैक्स की रेड मारी, तब तुम्हारे पापा को पता चल गया था कि मैंने तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया है। उस दिन से तेरे पापा पछतावे की आग में जल रहे हैं। तुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। जब जगदीश की मौत हुई थी तब भी तेरे पापा तुम्हें घर वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में मनहूसियत का वहम भर दिया था। मैं तुम बाप बेटी के बीच जहर घोलती रही। मेरे दोनों बेटे सिर्फ पैसों के लिए ही अपने पापा के बारे में पूछते और विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने के बाद तो उनका व्यवहार ही बदल गया। बिना बात का गुस्सा निकालते, बदतमीज़ी करते। लेकिन मैं बेटों के मोह में तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहती रही। शायद इसी वजह से मैं अकेली रह गई। तुम्हारे पापा भी काशी चले गए अपने पापों का प्रायश्चित करने, कौसल्या ने रोते हुए कहा। तो आप कौन से पुण्य किए हैं? आपने कौन से पुण्य किए हैं? आप भी चली जाती उनके साथ, आदित्य ने गुस्से से कहा। मैं जाना चाहती थी आदित्य साहब, लेकिन वो मुझे सोता हुआ छोड़कर आधी रात को चले गए, कौसल्या ने कहा। तो फिर आपको कैसे पता कि वो काशी गए हैं? आदित्य ने पूछा। उन्होंने एक खत छोड़ा था जिसमें अपनी बची सारी जायदाद कंगना के नाम करने और काशी जाने की बात कही थी। पापा ये कैसे भूल गए कि उनका प्यार मेरे लिए हर जायदाद से अनमोल था, जिसके लिए मैं बचपन से तरस रही हूँ। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आप उन्हें मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दूंगी मैं। कहते हुए कंगना आदित्य के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो पापा द्वारा कहा गया पहला शब्द मनहूस भी खुशी खुशी कबूल कर लिया आदि।
क्योंकि मेरे लिए वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं, वे सफल हैं, आत्मविश्वासी हैं। इन सब के पीछे पिता के स्नेहिल संबल की बड़ी भूमिका है। इस रिश्ते का लगाव और चाव इतना प्यारा और गहरा होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी कितने ही घरों में पिता हाथ थाम कर कहते हैं कि बेटी, मैं हूँ ना मेरी प्यारी बिटिया, तुम डरो नहीं। खुशियों और कामयाबियों की असंख्य राहें खुलेंगी जब मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर हौसले से आगे बढ़ूँगा। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे मासूम सपनों की उड़ान को आसमान देना मेरा सबसे सुनहरा स्वप्न है। मैं हूँ तुम्हें दुनिया की तपिश से सुरक्षा देने के लिए। मेरी तमाम कोशिशें तुम्हें आगे बढ़ने का संबल देने और तुम्हारे अस्तित्व को सहेजने के लिए ही तो हैं। यह सब कुछ कहा भी जाता है और कई बार अनकहा भी रहता है। पापा और बिटिया के मन तो एक दूजे की अनकही बात भी सुन लेते हैं, लेकिन अफसोस मैं इन सब के लिए हर पल तरसती रही। मेरे पापा मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे आदि। एक बार मुझे सीने से लगाकर अपना हाथ मेरे सर पर रखकर तो देखते पापा, जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। कहते हुए कंगना रोते रोते आदि से लिपटी ही फिसलती हुई जमीन पर बैठ गई। आदित्य भी उसे सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछ रहा था। कंगना को अपने पापा के प्यार के लिए तरसते देख वहाँ खड़ी कावेरी और बाकी सभी लोगों की आंखें नम होने लग गई थीं। पता है आदि, जब जगदीश ने प्रेम पत्र दिया तो मेरे पापा ने मुझे गुस्से से ज़मीन पर पटक कर कहा था, कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिसमें तुम जैसी औलाद मेरे घर जन्मी। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी उसी दिन मैं चैन की सांस ले सकूंगा। मेरे पापा को मेरी वजह से घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए अनजान आदमी जगदीश, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, उसके साथ शादी कर ली। जब जगदीश और उसकी माँ भी मुझे छोड़कर चले गए तब मुझे पापा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मुझे इस मनहूसियत पर यकीन हो गया था कि मैं सच में मनहूस हूँ। अगर फिर से उस घर में गई तो अपने भाइयों की को किसी मुसीबत में न डाल दूँ। रोते रोते सिसकते कंगना अपने दिल में दबे बरसों के दर्द को बाहर निकाल रही थी। जब तुम्हें अस्पताल में पहली बार देखा, तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सारे दर्द बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन इस मनहूसियत से तुम्हें भी खोने के डर से ही मेरा कलेजा फटने लगा था। तुम मेरी धड़कन हो आदि, तुम्हें महसूस करने से ही मैं फिर से जी उठी थी। लेकिन आदित्य ने रोते हुए कंगना के होठों पर अपनी उंगली रख दी। नहीं कन्नू, और कुछ नहीं बोलोगी तुम मनहूस नहीं, मेरी ज़िंदगी हो। तुम इतनी दूर शहर में हो, लेकिन फिर भी मेरे गांव का हर इंसान तुम्हें जानता है, क्योंकि मेरे हर लफ्ज़ में तुम्हारा ही नाम आता था कन्नू। मेरी माँ हर दुआ में तुम्हारी सलामती मांगती है, क्योंकि उनके बेटे में तुम्हारी जान बसती है कन्नू। मुझे कोई फ़र्क नहीं कि तुम्हारे विधवा होने से तुम्हारी हर याद को अपने दिल में संजोकर रखा है, तो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ कन्नू। अगले दिन ही आदित्य कंगना को लेकर अपने गांव चला गया, जहां सभी गांव वाले बहुत बेसब्री से आदि और कन्नू को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। गांव का जीवन सादगी भरा और मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। गांव में लोग साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं। गांव का शुद्ध वातावरण सभी को पसंद है। देखना कन्नू, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। आदित्य गुमसुम कंगना का मन बहलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लोग अक्सर शहरी जीवन से परेशान होकर गांव का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता को पसंद करते हैं। तुम सुन रही हो ना कन्नू? हाँ, सुन रही हूँ आदि, कंगना ने धीमे स्वर में कहा। आदित्य अपने गांव पहुंच गया था। सभी बच्चे आदित्य की गाड़ी के पीछे हंसते खेलते दौड़ रहे थे, जिन्हें देखकर कंगना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। घर पहुंचते ही आदित्य के साथ कंगना जब गाड़ी से उतरी, सबकी नज़रें कंगना पर थीं, जिससे कंगना एकदम सकपका गई। खेतों के बीच बना एक साधारण सा मकान, जहाँ चारों तरफ बस खेतों की हरियाली और गीली मिट्टी की खुशबू, कंगना ने पहली बार महसूस की थी। शहर की आबो हवा में पली कंगना पहली बार इतना मनोरम दृश्य देख रही थी। एक एक पल के लिए अपनी घबराहट भूल कर गेहूं की फसल के बीचों बीच खड़ी होकर, बाहें फैलाकर, आंखें बंद कर, उसे महसूस कर मंद मंद मुस्कुराने लगी।
खेतों की ताज़ी हवा से एक अलग ही ऊर्जा कंगना को महसूस हो रही थी। कंगना गोल गोल घूमती हुई मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। आदित्य मदहोश होकर कंगना को एकटक देखने लगा। आदित्य की माँ उसको देखकर मन ही मन रात के वह पल याद करने लगी, जब आदित्य ने रोते हुए कंगना की सच्चाई बताकर कहा था कि मुझे मेरी कन्नू तो मिल गई, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी कहीं गुम हो गई है। माँ, मैं क्या करूँ? उसकी मुस्कान लाने के लिए मैं क्या करूँ माँ? तब जानकी देवी ने उसे गांव लाने के लिए कहा था। आदित्य खुशी से आंसू झलकाए अपनी माँ जानकी के गले लग जाता है। पास खड़ी औरतें और लड़कियां आपस में कुछ फुसफुसा रही थीं। आदि ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा? ये शहर की लड़कियों की तरह लगती भी नहीं। कहाँ आदित्य, गोरा चिट्टा आकर्षक नैन नक्श वाला, और कहाँ ये शहरी लड़की एकदम सांवली और दुबली पतली। तभी एक लड़की ने दूसरी लड़की के कान में कहा, आदित्य बाबू की पसंद ऐसी होगी कभी सोचा नहीं था। इस लड़की के लिए सरपंच की बेटी झुमकी से रिश्ता ठुकरा दिया आदित्य ने। आदित्य के कानों में भी कुछ कुछ बातें पड़ रही थीं, लेकिन अभी वह कंगना की खुशी को निहारने में व्यस्त था। कुछ देर बाद कंगना की प्रकृति में विलीन मदहोशी टूटी। तब वह आदित्य की माँ जानकी के पास आई। उन्होंने तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी। थाली पास खड़ी औरतों को थमाकर कंगना को गले लगाकर प्यार से हाथ फेरने लगी। पहली बार कंगना ने माँ के प्यार की गहराई को महसूस किया था। खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाई। आदित्य ने पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। कंगना ने आदित्य के पापा सुरेंद्र जी के पैर छुए। उन्होंने भी सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराकर कहा, बेटियों की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। यह शब्द सुनते ही कंगना ने उनके सीने से लगकर 2 मोती फिर से लुढ़का दिए। कंगना ने महसूस किया आदित्य के छोटे से घर में खुशियां अनगिनत थीं। आदित्य को ऑफिस के काम से शाम को वापस शहर निकलना था, लेकिन कंगना को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आदित्य की माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब वापस लौटोगे कंगना का एक अलग ही रूप देखोगे। आदित्य बेमन से ही शहर वापस लौट गया। 15 दिन बाद आदित्य वापस गांव लौट रहा था। उसके मन में कंगना के लिए बहुत चिंता थी। अपने घर के नज़दीक पहुंचकर आदित्य ने गाड़ी की खिड़की से कांच हटाकर झांका। बाहर का नज़ारा देखते ही आदित्य के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। अपने घर के सामने वाले पेड़ पर कंगना खिलखिलाती हुई झूला झूल रही थी। आदित्य के पापा सुरेंद्र जी उसके पीछे खड़े होकर झूला दे रहे थे। उनकी माँ जानकी देवी सामने खड़ी मुस्कुराते हुए झूले से आते कंगना के मुंह में निवाला डाल रही थी। यह दृश्य देखकर आदित्य खुशी से गदगद हो उठा। अरे, आदित्य भी आ गया, जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य को देखकर कंगना की खुशी डबल हो गई। आदि, देखो ना, अंकल मुझे धीरे धीरे झूला दे रहे हैं। कहते हैं मुझे झूलने की नॉलेज नहीं है, गिर जाऊंगी। कंगना ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा। पहले तो तू मुझे अंकल कहना बंद कर। कुछ दिनों में तू इस घर की बहू बन जाएगी, तो पापा नहीं कह सकती क्या? सुरेंद्र जी ने कंगना के सर पर थपकी मारते हुए कहा। अंकल, कुछ दिन मुझे बेटी ही रहने दो ना। आप आदि की शादी उस झुमकी से ही करवा दो। शादी के बाद सास ससुर बनकर मुझे प्यार और स्नेह देने में भी आप लोग कंजूसाई करोगे, कंगना ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जानकी देवी, सुरेंद्र जी और आदित्य उसे हैरानी से देखने लगा। आदित्य बिना कुछ कहे अंदर चला गया। तब कंगना को महसूस हुआ कि उसकी बात आदित्य को कितनी चुभ गई। सुरेंद्र जी ने जानकी के कान में धीमे स्वर में कहा, झुमकी के बारे में कंगना को किसने बताया? अरे, वो शांति भाभी आई थीं। तब उसने मुझसे कहा कि आदित्य इस दुबली पतली सांवली छोकरी में ऐसा क्या देखा जो मेरी झुमकी के रिश्ते को ठुकरा दिया, सबके सामने मना कर दिया। सुरेंद्र जी अपने सर पर थपकी मारकर कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद आदित्य गुस्से से बाहर निकला और खेतों की तरफ चला गया। कन्नू की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कन्नू को आदि का खुद को अनदेखा करना बहुत बुरा लगा। कंगना भी उदास सी उसके पीछे जाने लगी। आदित्य कुछ दूरी पर धीरे धीरे सोचता हुआ चला जा रहा था। आदि,
कंगना ने आवाज़ दी। आदित्य ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर चुपचाप बिना कुछ कहे बस चलता ही रहा। कंगना दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई और आदित्य के सामने खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर कहा, कहाँ जा रहे हो? आदित्य बिना कुछ कहे दूसरी तरफ से जाने लगा। कंगना ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओह, तो जनाब सरपंच जी को मनाने जा रहे हैं झुमकी से शादी करने के लिए? आदित्य को यह सुनकर और तेज गुस्सा आने लगा। अपना हाथ झटक कर कंगना की कमर पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, 12 साल इंतज़ार किया है, आगे भी कर लूँगा। अगर शादी नहीं करनी है तो सीधा सीधा भी बोल सकती हो। कितनी बार कहा, मेरे प्यार को जिस्म का समझने की गलती मत करो। जिस्म से चाहत का इजहार बहुत आसान है, आत्मा से चाहत का इजहार करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। आदित्य का इस तरह खुद के करीब लाना कंगना को भी बहुत प्यारा लग रहा था। हरियाली की ताज़ी हवा में आदित्य के स्पर्श से कंगना सिहर उठी। उसके हाथ आदित्य के सीने पर थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। कंगना को इतना नज़दीक लाकर आदित्य भी खुद को बेकाबू महसूस करने लगा। उसने आहिस्ता से कंगना को छोड़ दिया और नज़रें फेर कर जाने लगा। कंगना के गाल भी शर्म से लाल हो गए थे। कंगना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कंगना ने सीने पर हाथ रखकर चारों तरफ एक बार फिर नज़र दौड़ाई आदित्य को देखने के लिए। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चिंता मत करो। आदित्य नीचे खेत पर मिट्टी से बनी मेड़ पर बैठा गुस्से में बोला। आदित्य को देखकर कंगना झेंप गई। गहरी सांस लेकर उसके पास बैठी। तुम्हें कब से मेरी मजाक इतनी चुभने लगी? कंगना ने आदित्य को देखकर कहा। कंगना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर आदित्य ने कहा, मजाक नहीं चुभती, मजाक में किसी और का मेरी ज़िंदगी में होना चुभता है। तुम अभी शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कई जन्म और इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें कभी खुद के ज़्यादा करीब नहीं लाऊंगा। अब आदित्य की आंखें डबडबा आईं। कभी कभी मुझे डर लगता है आदि, इतने बरसों बाद मिली खुशियाँ मुझसे कहीं छिन ना जाएं। कंगना आदित्य के कंधे पर सर रखकर कहने लगी, जब से तुम्हें समझने लगी हूँ, मेरा एक ही सपना था, तुम्हारी दुल्हन बनना। हर साल शहर में तुम्हारे किराए से रहने वाले घर में जाती थी लाल साड़ी पहनकर कि जब भी तुम आओगे झट से साधारण तरीके से शादी कर लूँगी। लेकिन आदित्य फिर कंगना के होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। दोनों सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू में एक दूसरे में खो जाते हैं। आदित्य और कंगना गांव में ही पूरी रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आदित्य के प्यार के रंग में कंगना का चेहरा और भी निखरने लगा। आदित्य के लिए आज भी कंगना किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। आदित्य कमरे में प्रवेश करता है। आज दोनों की पहली रात थी। आदि कमरे में आते ही शावर लेकर चुपचाप अपना तकिया और चटाई लेकर बालकनी में जाने लगता है। कंगना दौड़कर आदित्य के पीछे से लिपट कर कहती है, अब और शर्मिंदा मत करो आदि। कंगना की आंखें भीगी हुई थीं। आदित्य ने कंगना के आंसू पोंछते हुए कहा, पागल हो क्या कन्नू, मुझे लगा तुम्हें अभी वक्त चाहिए एक दूसरे को समझने का। कहकर आदित्य ने कंगना को सीने से लगा लिया। आदित्य ने कंगना को गोद में उठाकर बेड पर सुलाया। आदित्य और कंगना देर रात तक बातें करते रहते हैं। कंगना को आदित्य की बाहों में बोलते बोलते ही नींद आ जाती है। आदित्य घंटों कंगना को सोता हुआ निहारता रहता है। कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चला। आदित्य और उसके माँ बाप ने कंगना के अतीत का कभी जिक्र भी अपनी जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि आदित्य की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे।